अस्सलाम वालेकुम बच्चों, होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग फिट मज़े में एकदम मस्त होंगे। आप लोगों के लेक्चर की टाइमिंग देखें बदोबदी चेंज हो गई है, वो ना चाहते हुए चेंज हो गई है। ये सारी की सारी बात दुआ तैयबा की लगी है। मुझे अभी पता चला कि जी लेक्चर चेंज हो गया। एंड आपको ये भी इल्म होगा, आपके जो सर हैं केमिस्ट्री वाले कुमैल साहब कुमैल अहमद साहब, ही इज़ अवे, तो उनका लेक्चर आपके साथ पहले हो गया। अब मैं उनकी जगह पे आपके साथ गपशप करूंगा। यकीन करें आप लोग बहुत तेज है, मुझे सब समझ आ रही है आपकी। वो तो शुक्र है आज ई-ग्रेड का सिलेबस ख़त्म हो गया, वरना इस टाइम कहाँ लेक्चर होना था आपके साथ। वालेकुम अस्सलाम सायरा, आपको मैंने सारा बच्चे व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी किया था कि कल का दिन बहुत शदीद बिजी था। कल मैं पहुंचा था रात 9:30 बजे घर, प्लस फिर मुझे घर जाके ई-ग्रेड की कुछ स्लाइड्स तैयार करनी थी, उसमें बिजी रहा, इसलिए मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। इंशाल्लाह यार आपके क्वेश्चन मैंने सेव कर लिए व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको जो है ना इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल, बल्कि अब मेरे पास ई-ग्रेड नहीं है, वो आप लोग ही हैं मेरे पास। 4 में से 2 सेशंस ओवर हो गए हैं, 2 सेशंस अभी बाकी हैं, तो आपको इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जवाब दूंगा। जी बख्तावर, केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं हुआ तो है, रिकॉर्डिंग चली नहीं। लो भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप तक लास्ट टाइम बात की थी। क्लास सर आज क्लास नहीं लूंगी मैं। क्यों नहीं लूंगी? मैं पंजाब, तो वो बात होगी मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं आज फिजिक्स की क्लास नहीं लूंगी। यानी से क्या आ गया पुत्र, जल्दी फ्री करना आज। देखें जी, मैंने तो वैसे ही सारे बच्चों को फ्री किया है कि नहीं। आए लो भाई, जी से ये था बेटा, सर जी से ये था बेटा, जी से ये था बेटा, बोले जल्दी बोले मेरा पुत्र, जल्दी बोल, शाबाश शाबाश। एक कंपल्शन में लेक्चर ले रहे जी, क्या कंपल्शन है जी? कंपल्शन ही वैसे वो कंडीशन होता है बख्तावर, जल्दी बोलो 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 बोलो। अच्छा ओके, बस चैप्टर नंबर 10 ही करवाऊंगा। वालेकुम अस्सलाम सानिया पुत्र, वाह तैयबा माँ सदके जाए। वालेकुम अस्सलाम हसन को वालेकुम सलाम कह रहा है। लो भाई, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे एक सवाल है, द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 60। क्वेश्चन है कुछ ऐसे, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 60। Okay, Sarah. If objectives has the magnification 10 times the focal length of eyepiece. Objective have 10x magnification the focal length of eyepiece. FE क्या होगी? ऑप्शन है, ये सवाल जल्दी करो फटाफट से, तो मैं जल्दी फ्री कर दूंगा। बोलो तो सही, आपको रिप्लाई कौन करेगा, इसलिए क्लास ले रहे हैं। कहाँ देना था नंबर नबिया? अच्छा तो इसका जवाब दो, शाबाश। ऑप्शन हैं 5 3 1 6, 5 3 1 6 सेंटीमीटर्स। लो भाई फटाफट, जो बच्चा इसका जवाब देगा जल्दी फ्री कर दूंगा फटाफट से। जो अच्छे बच्चे जवाब देंगे जल्दी फ्री हो जाएंगे। सईदा मैंने सुनी तो है बेटी, आपने भी तो यही कैसे जल्दी फ्री कर दीजिएगा। क्या बताया था नी साहब? बच्चा लोग जल्दी से, तुम गल्लां करते रहो, मैं हूं आप सॉल्व करी जा रहे हैं। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो टोटल मैग्निफिकेशन है दैट इज 60, और ऑब्जेक्टिव की जो मैग्निफिकेशन है दैट इज 10x। फोकल लेंथ ऑफ आईपीस कैलकुलेट करनी है। आसान सा तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है, क्योंकि अब जवाब कोई नहीं दे रहा तो ऑफर होगी खत्म। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू 1 प्लस डी ओवर फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल बताया था। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कीजिए। डी ऑप्शन, ओके मोमिना ठीक है। बोर्ड ब्लर है, बोर्ड ब्लर नहीं है, हाँ नहीं बैटरी चेंज करता हूं।
इसमें जरा वैल्यूज पुट कीजिए। MO इज 10, 1 प्लस नियर पॉइंट इज D 25, F फोकल लेंथ ऑफ आई पीस कैलकुलेट करनी है और जो टोटल मैग्निफिकेशन है दैट इज 60। पुट इट राइट हियर। तो भाईजान वैल्यूज पुट की सॉल्व करें, उसको 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 25 ओवर फोकल लेंथ। ये इधर ले जाए, उसको इधर ले आए, इसी को सिंपल इधर ले आए तो हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 25 ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो आप लोगों ने क्योंकि जवाब नहीं दिया, जवाब क्योंकि मैंने दिया, तो अब मेरी मर्जी चलेगी। ठीक है, सवाल जरा लिख लें। सवाल समझ में आ गया? बोर्ड बिल्कुल क्लियर है बच्चा लोग, बोर्ड इज एकदम क्लियर। यहां तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए। लीजिए जी, फिर एक सवाल और करवाता हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the object is placed 20 centimeter from convex lens having a focal length of 10 centimeter। ऑब्जेक्ट जो है उसकी 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया, उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कमेंट्स किधर गए? बताओ आपका इंटरनेट स्लो है। मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर खोला हुआ है जिससे हम प्ले करते हैं, उस पर तो बड़ा क्लियर आ रहा है यार। अली मुझे कह रही है और किसे कहना उसने है चलाक। बोर्ड सारे अंदर नेट स्लो है आज। चलो बच्चों, मैं सवाल भी लिखता हूं एक और। सर बैटरी इज डेड। मैंने यस, बोर्ड इज प्रीटी फाइन। आप लोगों का बच्चों बोर्ड ब्लर इसलिए है क्योंकि आपको जो है वो नेट का इशू है। मुझे सिर्फ लाइंस नजर आ रही है, इसके लिए आपको नेट इशू है, बोर्ड ब्लर नहीं है। बख्तावर आप भी अपना नेट जो है ना वो चेक करें। मैंने कोई चालाकी नहीं की पुत्र, मैंने कंडीशन रखी थी कि सवाल का जवाब दे दो जल्दी फ्री कर दूंगा। आपने जवाब नहीं दिया, आप कहां फ्री हो गए? देखो दिस इज द डील, आपने जवाब ही नहीं दिया, अब मैं कैसे फ्री करूं जल्दी हैं? आप मुझे बताओ, अगर मैं डील पूरी ना करता तो फिर आप लोगों ने ऐसे ही करना था ना, फिर मेरी बात नहीं माननी थी, इसलिए अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at 20 centimeter from a convex lens of 10 centimeter focal length how far is the image। मेरे पास ठीक आ रहा है, हाँ फाइन, वो ठीक है सर, दिया है जवाब ताकि आप पढ़ा ना सकें, कितने तेज हैं आप लोग हैं। सो 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ से 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वेयर विल बी द इमेज। लो भाई एक और ऑप्शन दे रहा हूं, एक और चांस दे रहा हूं, फटाफट से इसका जवाब दे दो। 10 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर माइनस 20 सेंटीमीटर, नन। सानिया बच्चे उसी फॉर्मूले से MOME उसी फॉर्मूले से तो किया। ये जो MOME जो है ये ME का ही फॉर्मूला 1 + D/FE, तो उसी फॉर्मूले से तो किया। हाँ भाई बच्चा लोग इसका जवाब दो। लो भाई मैं फिर 5 सेकंड वेट करूंगा पूरे। दस सेकंड गुजरने वाले हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा। 5 सेकंड और वेट कर लेता हूं, कोई जवाब नहीं आया। लो भाई कोई जवाब नहीं आया, लिहाजा फिर मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूं। ये कहानी ऐसी है कि कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, लेट्स से दिस इज द फोकल लेंथ, ये कन्वेक्स लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f है और इमेज पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे। ये 10 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, इमेज पड़ा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे। सो ये जो पॉइंट है ये असल में 2f है। अगर 2f पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज रियल बनता है, और बताया था इमेज भी 2f के ऊपर ही बनता है। सो इमेज भी 20 सेंटीमीटर पे ही बनेगा।
और लेंस के इस तरफ अगर 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव का है तो उस तरफ हम 20 सेंटीमीटर नेगेटिव का लेंगे, या जवाब विल बी सी -20 सेंटीमीटर। लो भाई, मैंने पुरजोर फरमाइश पे एक चांस और दिया था। आगे चलता हूं लेके। द नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्निफिकेशन के चंद एक फॉर्मूले हैं, हम जवाब देते हैं, पता नहीं कहां जवाब देते हैं और किसको जवाब देते हैं। मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो जरा देखिएगा। रियल इमेज के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं और वर्चुअल इमेज के लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं। रियल इमेज के लिए यहां पे लिखूंगा तो नजर आएगा। रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो जरा याद रखिएगा। रियल इमेज के लिए फॉर्मूलाज क्या लगेंगे? मैग्निफिकेशन इज फॉर रियल इमेज P by Q, सॉरी Q by P, Q by P, इसे इमेज ओवर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। जबकि लेंस फॉर्मूला रियल इमेज के लिए बनेगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वर्चुअल के लिए शकीला बच्चे किधर? वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा? वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला देखिएगा। m, ये फॉर्मूला वर्चुअल इमेज का 1 प्लस d/f, और इसके लिए जो लेंस फॉर्मूला है वो 1/p माइनस 1/q हो जाएगा। याद रखिएगा वर्चुअल इमेज के लिए बल्कि यहां पर सेपरेटली लिख देता हूं ऑब्जेक्ट, बल्कि ऐसे सेपरेटली आपके लिए लिखता हूं। एक है रियल इमेज और एक है वर्चुअल इमेज। बच्चे लोग याद रखिएगा रियल इमेज के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो ऑब्जेक्ट का लेंस से डिस्टेंस वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, और वर्चुअल इमेज के लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो p, इट इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड रियल बोथ इमेजेस। जबकि जो q है, मैं करता हूं, जबकि जो q है, q बोले तो इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बोले तो इमेज का लेंस से फासला, रियल में पॉजिटिव होता है और वर्चुअल में नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। लिहाजा लेंस फॉर्मूले में क्यू के साथ नेगेटिव प्लेस कर दिया मैंने। सेकंड क्वेश्चन बेटी जहरा ये था कि ऑब्जेक्ट जो वो 20 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, फोकल लेंथ 10 है, तो इमेज कहां बनेगा? देखो फोकल लेंथ अगर 10 है, ऑब्जेक्ट 20 पे, यानी 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। मैंने इमेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे जहरा बेटा बताया था कि अगर 2f पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी 2f पे ही बनता है। सो रियल इमेज है उस तरफ जा रहा है, मैंने उसके लिए उसको नेगेटिव बोल दिया। ऑल्दो कि रियल इमेज है, मैंने उसके लिए उसको नेगेटिव बोल दिया, बल्कि ये पॉजिटिव बनेगा, इट विल बी नॉट नन। रियल इमेज है नन, ये बनेगा इसकी यहां 2f पे ही बनेगा, लेकिन 2f को हम पॉजिटिव बोलेंगे, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ये हो जाएगा 2f बोले तो 2 इंटू 10 यानी 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव पे ही बनेगा। अगर वर्चुअल होता तो वर्चुअल के लिए हम नेगेटिव बोलते, पॉजिटिव ही बनेगा। अच्छा बच्चों, इसमें ये सीन है, शकीला बच्चा खास तौर पे आप कौन सा नेट इस्तेमाल करती हैं बेटी? स्कर्दू सारे में नेट का इतना इशू नहीं है, स्कर्दू के और भी बच्चे हैं। आप नेट कौन सा इस्तेमाल करती हैं अपना? अगर आप सिम का कोई नेट इस्तेमाल कर रही हैं तो सिम चेंज करके देखें। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूट, हाँ जी सानी नेगेटिव नहीं है, मैंने देखिए सानी आपको कैसे पहले ठीक कर दिया, वो मुझे लिखने में मिस्टेक हो गई तो मैंने नन कर दिया। तो अगर तो आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर का नेट इस्तेमाल कर रही हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करके देखें,
नेट का इतना इशू नहीं आना चाहिए। इतना इशू नहीं होता नेट का कि यूट्यूब, ये असल में यूट्यूब की वीडियो है ना जो हम लाइव चला रहे हैं, यूट्यूब की वीडियो है, यूट्यूब पे चल रही है, यूट्यूब की अनलिस्टेड वीडियो है, तो वजन ये इतना नहीं होता कि यूट्यूब की वीडियो ना चले। सो इतना स्लो नेट नहीं होना चाहिए। अब तो ये दौर 3G के दौर में भी ऐसे नहीं था होता, मतलब 2G के दौर में भी ऐसे नहीं था होता कि नेट इतना स्लो हो कि यूट्यूब की वीडियो ना चले। जस्ट चेंज, आपके साथ जो भी नेट वाला है वो आपको प्रॉपर नेट प्रोवाइड नहीं कर रहा। खैर मुबारक, ज़ाहिर है कल तो होगा नहीं, कल मतलब आप नहीं होंगे इधर मेरे साथ ना मैं आपके साथ। कन्वेंशन है सानिया, पॉजिटिव नेगेटिव से मुराद कन्वेंशन है। वर्चुअल इमेज में हम इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, कन्वेंशन है ये। वर्चुअल इमेज के लिए वैल्यूज नेगेटिव ली जाती हैं। सायरा बच्चे आंसर नन इसलिए आया, मैं दोबारा बता देता हूँ। मेरा बच्चा, आप लोग बातें करते रहते हो ना, फिर आप सब बच्चों की तवज्जो साथ नहीं होती। जब मैं बता के आगे चला जाता हूँ काफ़ी, तब आपको पीछे से सारा याद आ जाता है कि ये पॉइंट पे क्लियर नहीं, फिर ये पॉइंट पे क्लियर नहीं। ये देखिए, इस पॉइंट पे F है, इस पॉइंट पे 2F है, इस पॉइंट पे F है, इस पॉइंट पे 2F है। F है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है 20 पे, तो 20 सेंटीमीटर कौन सा पॉइंट होगा? 2F का। ये ऑब्जेक्ट 2F पे पड़ा हुआ है। तो मैंने ये बताया था अगर 2F पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी 2F पे ही बनता है। इमेज 2F पे बनता है यानी इमेज यहां पे बनेगा। अब ये रियल इमेज है तो 2F बोले तो 2 × 10 यानी 20 सेंटीमीटर। ये रियल इमेज है तो Q आप पॉजिटिव ही लोगे। अगर ये वर्चुअल होता तो नेगेटिव लेते। ठीक है, ठीक है जी लारिश, इसलिए नन लगाया, शाबाश। उसके बाद आगे लेके चलता हूं। ये थोड़ा सा जरा सीरियस होकर ना साथ साथ काम कीजिएगा जरा, शाबाश। शकीला बच्चे आप ऑनलाइन हैं, लेक्चर सुन रही हैं तो बताइए। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज द इनवर्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एज आई हैव टोल्ड यू, मैं आपको बता चुका हूं। इसमें मामला क्या है, इसमें माजरा क्या है, जरा गौर से देखिएगा। What is astronomical telescope? It is the inverse of microscope. Why it is the inverse of microscope? इसमें हम देखते हैं दूर पड़ी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीजों को, जबकि माइक्रोस्कोप में हम करीब छोटी चीजों को देखते हैं। टेलीस्कोप में दूर बहुत बड़ी बड़ी क्लेस्टल ऑब्जेक्ट्स को, हेवनली बॉडीज को देखते हैं। और इसी के साथ साथ ये इसलिए भी एक इनवर्स इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल होता है दैट इज प्रिटी बिगर। अच्छा खासा बड़ा ऑब्जेक्टिव इस्तेमाल करते हैं और आईपीस कदरे छोटा होता है, जबकि माइक्रोस्कोप में, चले ठीक हो गया, क्लास टेस्ट होना है आज, कल भी नहीं हुआ। हाँ जी होगा, आज होगा। इसमें चीजें ऑपोजिट है। इसमें ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी खासी बड़ी अपर्चर का है, बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो दिस इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। दिस इज एन आई पीस, आंख के पास लगा हुआ है। जबकि माइक्रोस्कोप में कहानी उल्टी थी, आई पीस बड़ा था, ऑब्जेक्टिव छोटा था। और इसमें एक और बात यह भी है कि इन दोनों का जो प्रिंसिपल फोकस है वो आपस में ओवरलैपिंग है। यहां से यहां तक जो फोकल लेंथ है वो इस ऑब्जेक्टिव की है, इसे FO बोलते हैं। और यही पॉइंट यहां से यहां तक का जो फासला है, दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और इसी पॉइंट से लेके आईपीस तक का जो फासला है वो फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है। यानी कि ये पॉइंट ओवरलैपिंग है। ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए भी, यही पॉइंट आईपीस के लिए भी फोकस का पॉइंट है। इसीलिए आमतौर पे ये लिखा जाता है कि जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है दैट इज इक्वल टू FO प्लस FE। ये बात बड़ी अहम है। ये कंडीशन है द करेक्ट वर्किंग ऑफ, फॉर द करेक्ट वर्किंग ऑफ टेलीस्कोप। अगर टेलीस्कोप की लेंथ को चेंज कर दिया जाएगा, टेलीस्कोप विल नॉट वर्क।
एग्जैक्टली अल्फा शाबाश ऐसा ही है। सो भाईजान ये इसकी वर्किंग की कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ये टेलीस्कोप विल नॉट वर्क। प्लस इसकी वर्किंग कंडीशन एक और भी है, वो ये है कि इसमें द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव मस्ट बी ग्रेटर देन द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ये दो इसकी वर्किंग कंडीशंस हैं। इफ दे विल सेटिस्फाई देन योर टेलीस्कोप विल वर्क प्रॉपर्ली, अदरवाइज इट विल नॉट बी टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप नहीं, फिर ये कुछ और ही होगा। सो ये देखिएगा, ये बातें हमारे पास दो आ गई। अब होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स, दे आर वेरी फार, बहुत दूर पड़े हुए, तो लिहाजा उनसे आने वाली लाइट ऐसे ही है जैसे कि लाइट की रेज पैरेलल आ रही हैं। लाइट की रेज क्योंकि इन्फिनिटी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, वी विल से द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, दैट्स व्हाई लाइट इज पैरेलल। इन्फिनिटी से आ रही है, होप्स हो कि आपको नजर आ रहा होगा, इन्फिनिटी से आ रही है, लाइट की रेज पैरेलल है। सर इससे सूरज को देख, तुमने सूरज को देख के कहा ना, आओ मैं तुम्हें सूरज दिखाऊं, इधर आओ। क्या करना है सूरज देख के, आज चौधरी मुनीम, हद हो गई। सो लाइट की रेज जब इस लेंस में घुसेंगी पैरेलल आ रही है। अब आप सब लोग जानते हैं लाइट की रेज जब पैरेलल लेंस के अंदर आती हैं, दे ऑल फोकस ऑन द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस पे फोकस होंगी लाइक दिस। यानी पहला इमेज यहां पे बनेगा, फर्स्ट इमेज विल बी हियर। है मुनीब, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, सूरज देख सकते हैं आप, देखिएगा आप टेलीस्कोप लगा के सूरज देखिएगा। बाद में आंखों का अच्छे किसी हॉस्पिटल से ऑपरेट कराइएगा, क्योंकि आपका रेटिना ज़ाया हो जाएगा। या सूरज की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, सूरज को नहीं देखते, सूरज को देखना बुरी बात है। इसलिए मैं ये डायग्राम नहीं बनाया करता। ले जी, ये एक प्रिंसिपल फोकस पे एक इमेज बनेगा लाइक दिस। अब ये इमेज जो है रियल है, उस स्टार का रियल इमेज बनेगा। अब ये जो इमेज है दैट विल वर्क, शकीला मैं बताता हूं, अब्दुल हादी मैं कहीं नहीं निकला यार। सो भाई ये जो इमेज है इट विल अपीयर एज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल फोकस पे पड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल फोकस पे पड़े होने की वजह से इसका जो फर्दर इमेज बनेगा दैट विल बी ऑन इन्फिनिटी। इसका अपना इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगा। सो ये इमेज दोबारा इन्फिनिटी पे बनेगा। इसका मतलब क्या है, दोबारा इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा? इसका मतलब यह है कि फॉर एन आइडियल टेलीस्कोप, फॉर एन आइडियल टेलीस्कोप द रेंज ऑफ द टेलीस्कोप इज, इसकी जो रेंज है वो इन्फिनिट होती है। ये इन्फिनिट फासले तक देख सकती है। फिर उसके बाद वो शकीला बेटी कहती है, पहली इक्वेशन क्या लिखी है, L इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, ये लिखी थी। अच्छा, दूसरी बात कि इसको सूरज को क्यों नहीं देखते टेलीस्कोप से मेरी जान? वालेकुम अस्सलाम शिराज, क्या हाल है? सूरज को इसलिए नहीं देखते क्योंकि इसका अपर्चर बहुत बड़ा, साइज बहुत बड़ा, लाइट गैदरिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा, ये ज्यादा लाइट गैदर करती है। और अगर आप इसको सूरज से देखने की कोशिश करेंगे तो सूरज की जो रोशनी है वो 100 and 200 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी। जब आपकी आंख में पड़ेगी तो आप अपनी एक आंख गवा बैठेंगे, आपका रेटिना मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड फोकस कर देती है ना लाइट को, कन्वेक्स लेंस फोकस कर देता है लाइट को, तो सूरज को देखने की कोशिश नहीं करते। ये आमतौर पे टेलीस्कोप से जितनी भी चीजें देखी जाती हैं वो एट नाइट देखी जाती हैं। स्टार्स, अदर मून्स को देखने के लिए, अदर प्लैनेट्स को देखने के लिए रात के वक्त यूज किया जाता है। बेटी मैंने वही बताई है, L इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई, और इससे ऊपर तो खाली बोर्ड है और कुछ भी नहीं है। हाँ जी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, L स्टैंड फॉर लेंथ, लेंथ सारा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लें जी, उसके बाद बच्चों एक
एक और पॉइंट इसका, फिर उसके बाद एक दो सवाल करवाऊंगा। एक और पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि इसकी जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, द मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज m, that is equals to simple focal length of objective to the focal length of eyepiece। सीधा सीधा, कोई रोला नहीं, कोई झमेला नहीं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर टेलीस्कोप, राइट। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उस पर बात कर लेते हैं। किसी भी मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट व्हाट एक्चुअली इज, बच्चा लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करना चाह रहा हूं स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल की, किसी ऑयल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो ऑयल के अंदर वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी बनिस्बत वैक्यूम के। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ लाइट बहुत हाई है, 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है। लेकिन जैसे ही वो ऑयल में जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाएगी। अब कितनी कम हुई है? अगर इसकी रेशियो ली जाए तो इट विल बिकम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। सोलर एलिप्स को क्यों नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि सोलर एलिप्स में जो ज्यादा, चले मैं समझा देता हूं इसको भी। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ये फॉर एग्जांपल सूरज है और ये सूरज के आगे आया हुआ है चांद। अब लाइट की तमाम रेज यहां से डायफ्रैक्ट होके आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ तक डायफ्रैक्ट होके आ रही है लाइक दिस। ज्यादातर मैंने बताया था कि जो डायफ्रेक्शन, जो स्कैटरिंग है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अर्थ तक पहुंचने वाली वेव्स सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर एक्स रेज या गैमा रेज बच जाती हैं। ये रेज ज्यादा बच जाती हैं, बाकी सारी रेज स्कैटर हो जाती हैं, ये रेज बच जाती हैं। जब ये रेज अर्थ तक स्कैटर्ड फॉर्म में पहुंचती हैं, बिखरी हुई पहुंचती हैं, दे कैन हर्ट। मैं आपको यूं समझाने की कोशिश करता हूं। ये कहानी ऐसे है, ये मून है, ये पीछे सन है, बिल्कुल एक दूसरे के सामने, और यहां पे अर्थ है। लाइट की रेज यहां से डायफ्रैक्ट होती हुई आएंगी, डायफ्रैक्शन भी होगी, स्कैटरिंग भी बहुत ज्यादा होगी। लिहाजा एक्स रेज, गैमा रेज और कॉस्मिक रेज जितनी भी है, वो डायफ्रैक्शन और स्कैटरिंग की वजह से अर्थ तक जब पहुंचेंगी तो मैक्सिमम डैमेज कॉज करेंगी हमारी आंखों को। दैट्स व्हाई इनको नहीं देखना चाहिए। हाँ जी, वही लेंस है एग्जैक्टली, चौधरी मुनीब। अब मैं आपको सवाल करवाने लगा था, उस सवाल को जरा देखिए। सवाल है, in certain oil the refractive index is 3, what will be its speed in that medium? certain oil मैं क्या लगता हूँ आपको? लग तो यही रहा है, 1 घंटा बस। सर्टन ऑयल, बच्चे ये भी 1 घंटा नहीं पढ़ रहे, आप कह रहे हैं 2 घंटे पढ़ाना। इन द सर्टन ऑयल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम is option A 3 × 10⁸ meters per second, B 3 × 10⁵ meters per second, C 2 × 10⁵ kilometers per second, D 2 × 10⁸ kilometers per second। लो भाई जवाबो सी ओवर सी स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं चौधरी मुनीब। जी बच्चा लोग, ऑप्शन में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं, मैंने अभी देखा।
हाँ भाई फरासत 10⁸8, मगर मेरे पास ऑप्शन में वो तो डी वाली बनती है, तो क्या डी वाला जवाब ठीक है? फरासत, मिस्टर फरासत, फहमो फरासत यानी अकल को कहते हैं। ये हैव गॉट नेम। और आप अच्छे भी हो, एक्टिव भी हो यार, अच्छी बात है अपने नाम की तरह। 10⁸8 क्या? ऑप्शन देखो ना यार, ऑप्शन मुझे चूज कर मेरी जान, मेरे जिगर। सी, शाबाश। सो दैट इज, उसका फॉर्मूला आप यहां पे लगाएं जिन बच्चों को समझ में नहीं आई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 3, सी की वैल्यू पता है 3 × 10⁸8 मीटर्स पर सेकंड ओवर वी फाइंड करना है। कट गया, v इज इक्वल टू आ जाएगा 1 × 10⁸8 मीटर्स पर सेकंड। जब आप इसे किलोमीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये सी ऑप्शन बनेगी 1 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकंड। शाबाश फरासत। बख्तावर 7 किलोमीटर देखें लिखा हुआ है, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, 10⁻11 बन जाएगी। सो करेक्ट है 10⁸8। उसके लिए आपको किलोमीटर में ये वाली वैल्यू आएगी। पॉइंट समझिए बेटी? बख्तावर पॉइंट समझिए, बताइएगा बख्तावर भुट्टो, जल्दी से बताइएगा। किलो नजर नहीं आ रहा, चलें 2 किलो कर लेते हैं, 2 किलो शायद नजर आ जाए। सर जी ब्लर लग रहा है, नेट स्लो हो गया। अच्छा आप लोग ऐसे किया करें ना कि जब ये लेक्चर देखना शुरू किया करें तो क्वालिटी को ऑटो पे मत सेट करें। अच्छा मजे की बात यह है कि अब मैंने मोबाइल पे जब देखा तो मोबाइल पे 360 से ऊपर कोई ऑप्शन नहीं आती। अगर आपके पास कोई टैबलेट है उस पर या कम से कम लैपटॉप या कंप्यूटर पे कोशिश करें देखने की, तो आ गया, ठीक हो गया, तो उस पर देखने की कोशिश, उस पर आपकी रेजोल्यूशन बेटर हो जाएगी। और फिर दूसरी बात साथ ही कि ऑटो पे सेट ना किया करें रेजोल्यूशन, उसकी रेजोल्यूशन सेट किया करें 720 पे, बेस्ट एक्सपीरियंस होगा। अल्फा यूनिट नजर नहीं, चलो कोई बात नहीं, बात तो समझ में आ गई ना। शकीला सी, शाबाश, ठीक हो गया। ले जी, इसके बाद द लास्ट टॉपिक है जिसपे मैंने बड़ी माइनर से डिस्कशन करनी है। वो टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्टिकल फाइबर बोले तो लाइट पाइप। ऑप्टिकल फाइबर बोले तो लाइट पाइप, इसका प्रिंसिपल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है। पहला प्रिंसिपल है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जो सेकंड प्रिंसिपल है दैट इज कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन। सो ये आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर को डिटेल में पढ़ना है, खुद प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, मुझे इसमें आप लोगों को बताना ये है। वाह सही, मोबाइल पे और सही में होती है लारिश, आपका मोबाइल अच्छे वाला होगा ना। सो यहां पे होता ये है कि हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर है उस ऑप्टिकल फाइबर की जनरल वर्किंग बता रहा हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हवाले से। इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के पॉइंट को यहां पे समझाने लगा हूं। इस ऑप्टिकल फाइबर के 2 हिस्से होते हैं, एक बीच वाला हिस्सा और एक आउटर हिस्सा। आउटर हिस्से को क्लैडिंग बोलते हैं, जो बैरूनी हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज क्लैडिंग, उसे क्लैडिंग बोलते हैं। और जो इंटरनल हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड एज कोर। कोर इज द इंटरनल हिस्सा, क्लैडिंग इज द आउटर पार्ट, आउटर पोर्शन। नाउ क्लैडिंग जो है दैट इज द रेयर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। कोर इज द डेंसर मीडियम, ये भी आपको पता होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझाने लगा हूं। अब होगा क्या, जब आप लाइट की रे ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल भेजेंगे
बस अभी सुनते थे, समझाऊंगा सारा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बार बार होती रहेगी और लाइट बार बार टकराती टकराती दूसरी साइड से बाहर आ जाएगी। सो ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन में क्या होता है जरा वो भी सुन लीजिएगा। इसमें जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर है उसमें ना कोर होता है ना क्लैडिंग होती है, उसमें सीरीज बनी होती है। सो कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन ग्रेडेड फाइबर में होती है, ऐसी फाइबर को ग्रेडेड फाइबर कहते हैं। कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन ग्रेडेड ऑप्टिकल फाइबर का फिनोमिना है, प्रिंसिपल है। अब इसमें जो सेंट्रल एक्सेस होती है, सेंट्रल एक्सेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है। आप सेंट्रल एक्सेस से ऊपर जाएं चाहे सेंट्रल एक्सेस से नीचे आए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट से n है, मैक्सिमम n मैक्स, आपको नजर नहीं आना इससे, n मैक्स मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऊपर जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेयर बाय लेयर कम हो रहा है, लेयर आफ्टर लेयर कम हो रहा है। नीचे आए लेयर आफ्टर लेयर कम हो रहा है, लेयर आफ्टर लेयर कम हो रहा है। अब होता क्या है, इसमें लाइट की रे इस तरह से टर्न होती हुई आते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो सिलेबस में नहीं है, नम्स में है जी, नम्स में इस तरह से लाइट ट्रेवल करती हुई बाहर आती है। मैं वैसे भी जो है ना सारा के सारा ऑप्टिकल फाइबर करवा नहीं रहा, ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके सिलेबस में जो है वो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मुझे सिर्फ ये करवाना है। ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर की डिटेल भी मैंने करवानी भी नहीं, वो मैंने आपको कहा ना खुद पढ़ लीजिएगा, वो मैंने करवानी भी नहीं है, मैंने करवानी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिटेल में। तो ये इस तरह से होती है कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन, सेंट्रल इज एन मैक्स। अब आज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे हमने ये चीज समझनी है बस, और हमारा कोई काम नहीं है। सो लेट्स टॉक अबाउट टोटल आपके। ओ यार एक सवाल एक बच्ची ने बड़ी देर का पूछा हुआ था, मुझे भी याद आ गया। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ नहीं आया सर, अगेन बताना, मैं अभी दोबारा बता देता हूं। काकि इसमें यह सीन है कि सेंट्रल लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, उससे ऊपर जाए या उससे नीचे है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता जाता है। हर लेयर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है तकरीबन। मैं इस कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन को आगे दोबारा समझाऊंगा। इसमें लाइट की रे हर लेयर से रिफ्रैक्ट होती हुई, अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझाता हूं, उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास एक ग्लास लैब लारिश, अभी आपका जवाब सवाल जरा उधार है, मैं अभी उसे क्लियर करता हूं, इसी टॉपिक में क्लियर करता हूं। ये आपके पास एक ग्लास लैब है, एक डेंसर मीडियम है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ तब होगी जब लाइट की रे डेंसर से रेयर मीडियम में आए। ऊपर एयर है, एयर बोले तो रेयर मीडियम, नीचे ग्लास है, ग्लास बोले तो डेंसर मीडियम। और ये ग्लास पे एक नॉर्मल है, परपेंडिकुलर सरफेस ड्रॉ की हुई है। जुमले पे गौर करना बेटिंग, लारिश और सब बच्चे, जब लाइट की रे किसी खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे बाउंड्री पे टकराती है रेयर और डेंसर की, और रेयर में जाते हुए वो अपने असल पाथ से थोड़ा डेविएट होती है। डेविएट इस तरह होती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड होती है। रिफ्रैक्शन में नॉर्मल से दूर बेंड होती है। लारिश यही काम यहां पे होता है। सेंटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम, ऊपर वाली का उससे कम, उससे ऊपर वाली का उससे कम, उससे ऊपर वाली का उससे कम। सो जब पहली से रिफ्रैक्ट होके सेकंड रे में जाएगी थोड़ा सा अवे बेंड होगी। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट लेयर है, ऐसे इस तरफ बेंड होगी, लाइक दिस, ये जा रही थी इस तरफ बेंड होगी, ऊपर वाली से और टकराएगी और इस तरफ बेंड होगी, आखिरी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जाएगी और ये सर्कल चलता रहेगा। ऐसे वेव ट्रेवल करेगी कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन के दौरान। बार बार हर लेयर से रिफ्रैक्शन होगी और अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती होती मुड़ के वापस आ जाएगी और इस तरह वेव की शक्ल में आगे ट्रेवल करती जाएगी। लारिश समझ में आया? दूसरी बात ये देखिए, इस केस में मैं बता रहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जिस एंगल पे
रिफ्रैक्ट हो रही है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। आप जुमले पे गौर कीजिएगा, बात अहम आने लगी है। मैंने एक ऐसे एंगल पे लाइट की रे को फेंका कि लाइट की रे इतना ज्यादा नॉर्मल से बेंड हुई कि ग्लास और एयर की बाउंड्री पे आ गई। तो अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्मल से लेके इस लाल लाइन तक 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। सो भाई ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। हाँ जी हर लेयर पे रिफ्रैक्शन होगा। लारिश वालेकुम खैर मुबारक हसन। तो हर लेयर पे ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस कि जिसके ऊपर जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। सो क्रिटिकल एंगल इज द एंगल एट विच the angle of refraction becomes equal to the 90 degree. Simple. शाबाश आयशा। अब अगर मैं इस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल पे लाइट की रे को रिफ्लेक्ट करूंगा, इट विल कम बैक, वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के ऊपर ही एक लॉ हम पढ़ा करते हैं, दैट लॉ इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं अपने मैट्रिक में, बट उसकी नोटेशन यहां पे थोड़ी सी डिफरेंट है। वो नोटेशन यहां पे लिखता हूं। वो नोटेशन कुछ ऐसे है, साइन ऑफ थीटा क्रिटिकल, यानी साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। दिस रेशियो इज कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। इस रेशियो को स्नेल्स लॉ कहते हैं। अब आपके सामने इसी स्नेल्स लॉ की बुनियाद पे एक एमसीक्यू न्यूमेरिकल, बस एक मिनट, एक एमसीक्यू करवाता हूं, फिर उसके बाद बात को खत्म करूंगा। क्वेश्चन इस तरह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, N for water is 4/3 and N for glass is 5/3. The critical angle of light tending to go from glass to water, critical angle when light टेंडिंग का मतलब कोशिश कर रही है, टेंडिंग टू गो फ्रॉम ग्लास टू वाटर। अब याद रखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमेशा डेंसर से रेयर में होगी। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ग्लास डेंसर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, वाटर जो है वो रेयर मीडियम है। सो भाईजान यहां पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मैं इसकी ऑप्शन नहीं दे रहा, इसको सिर्फ यहां पे करना सिखाता हूं। करेंगे कैसे, साइन ऑफ थीटा सी, क्रिटिकल एंगल थीटा सी का साइन जो है दैट इज इक्वल्स टू रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय द डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो भाईजान सिंपल वैल्यूज पुट कीजिए, ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू रेयर का 4/3 है बटा 5/3, काट दीजिए। सो थीटा सी इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/5। यू विल गेट दिस वैल्यू 4/5, राइट। आपके पास ये जवाब आ जाएगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो गया, स्नेल्स लॉ भी हो गया, और स्नेल्स लॉ पे पहले क्वेश्चंस बने हुए। याद रखिएगा, जो इस वक्त नाम्स की भी वेबसाइट पे सिलेबस मौजूद है, एमडी गेट की वेबसाइट पे भी जो सिलेबस मौजूद है, दैट इज नॉट फॉर अपडेटेड, इस साल के लिए नहीं। सिर्फ एक मिनट सर, अब जुमला खत्म कर लूं, अपडेटेड नहीं है, साल के लिए नहीं है, तो सारे के सारा उस सिलेबस को फॉलो मत कीजिएगा। वो 2018 का सिलेबस है, 2019 में सिलेबस भी चेंज हुआ था पिछले साल, और इवन वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, उसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्नेल्स लॉ के क्वेश्चंस मौजूद थे। अगर आपके पास एमडी गाइड के पास पेपर्स मौजूद हो तो उसमें देखिएगा। अब छुट्टी लें जी, आज आप लोगों ने कहा था सर कम पढ़ाइएगा, जल्दी छोड़ दीजिएगा, मैंने कम पढ़ाया और जल्दी भी छोड़ दिया आपको। ठीक है बच्चों, अभी टेस्ट दे के जाइएगा। थैंक यू सो मच।